नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी दोस्त आकांक्षा। स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है आशाएं कुछ पाने की। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग एसिड बेस इन सॉल्ट कर रहे थे। आज हम कर रहे हैं उसका पार्ट 3 जिसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अगर आप डायरेक्टली मेरे इसी पार्ट में आए हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखिए, फिर आप पार्ट 3 में आइए। इन दोनों पार्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वीडियो एट दी एंड थोड़ी सी यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक और शेयर का बटन दबाना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चैनल का नाम है आशाएं कुछ पाने की। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड से मैंने एसिड का टॉपिक स्टार्ट किया था और बताया था किस तरह से एसिड और बेस को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। मैंने तब भी बताया था कि एसिड जो होते हैं वो सॉ टेस्ट के होते हैं, खट्टे। बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास ऑरेंजेस और लेमन है। और एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करते हैं। ये बहुत ही दो सिंपल से आपके टेस्ट हैं जिससे आप टेस्ट कर सकते हैं कि डायग्नोज कर सकते हैं whether वो एसिड है या फिर आपका बेस है। तो ये दो प्रॉपर्टीज भी उसका एज इंक्लूड कैरेक्टरिस्टिक मानी जाती हैं ऑफ एसिड। थर्ड, मैंने आपको ये भी बताया था कि एसिड सोल्यूशन जो होते हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? बिकॉज ये ना कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं इन वाटर से। और आयनाइज होने के कारण, आयनाइज वही होते हैं जो पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस बनाते हैं बाय लूजिंग या गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए ये जब आयनिक फॉर्म में होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जब मॉलिक्यूल्स फॉर्म में होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, इसलिए एसिड सॉल्यूशंस को कहा जाता है कि यस दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तीन जो प्रॉपर्टीज हैं जिससे यू आर ऑलरेडी फेमिलियर। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट आता है कि एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। सिंपल फॉर्म में लिखे तो मतलब मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। एग्जाम्पल क्या लिया, हमने एक जिंक मेटल ले लिया, ठीक है। उसको हमने एक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। तो ये एक एसिड हो गया, ये एक मेटल हो गया। क्या बनना चाहिए, एक सॉल्ट। तो हमारे पास क्या आ गया, जिंक सल्फेट जो कि एक सॉल्ट है। और क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। सिंपल तरीका है अगर आपको इसे परफॉर्म करना हो लैब के अंदर, आप जिंक ग्रैनुअल्स ले लो एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। उसके अंदर आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो बॉइलिंग ट्यूब में, ठीक है। तो आप इसमें क्या देखोगे, आप इसमें ये देखोगे कि आपका जो हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे ग्लास डिलीवरी ट्यूब, ठीक है। तो ये आपका एक सोप सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये आपका सोप सोल्यूशन है। तो जब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी ना बेटा, जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रैनुल्स आपस में रिएक्ट होंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो हाइड्रोजन गैस पर इस ग्लास डिलीवरी ट्यूब में चली जाएगी। तो जब जाएगी तो ये बबल्स आपको दिख रहे हैं। ये जो बबल्स हैं ये बेसिकली सोप बबल्स हैं जिसके अंदर क्या है, आपकी हाइड्रोजन है। क्या है, आपकी हाइड्रोजन गैस है। जब आप कैंडल को पास लेके आओगे ना इस हाइड्रोजन गैस के, तो पॉप साउंड का आवाज आएगा। क्या आएगा, पॉप साउंड का आवाज, थोड़ा सा एक्सप्लोजन होगा। वो एक्सप्लोजन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है। यहाँ पे इन सोप जो बबल्स में क्या है, आपकी हाइड्रोजन गैस। तो दिस प्रूफ्स जब भी एक मेटल एसिड से रिएक्ट होता है तो वो एक सॉल्ट और क्या बनाता है, एक हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट देखते हैं कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अभी हमने पढ़ा कि जब एसिड खाली मेटल से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, लेकिन जब वो मेटल के किसी कार्बोनेट फॉर्म या हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। जैसे मेटल कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बना रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने एक मेटल कार्बोनेट लिया, सोडियम कार्बोनेट ले लिया, एसिड लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉल्ट क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड, साथ में क्या निकाल रहा है, ये मेरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अब देखिए किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करती है। लाइम वाटर का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आपको केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में बता चुकी हूँ, होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो बनाती है व्हाइट पीपीटी जिसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरीके से ये हमारा क्लियर लाइम वाटर था, ठीक है। इस क्लियर लाइम वाटर में हमने क्या किया, CO2 पास करी, तो उसने क्या किया, लाइम वाटर को क्या बना दिया, मिल्की बना दिया। क्या बना दिया, मिल्की बना दिया। अब इस लाइम वाटर मिल्की में जो कैल्शियम कार्बोनेट बन चुका है, इसमें अगर मैं और CO2 डालूंगी, और CO2 डालूंगी तो क्या बन जाएगा मेरा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। उससे होगा सारी मिल्कीनेस जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। बिकॉज जो मेरा कंपाउंड बना है वो वाटर में क्या है, सॉल्युबल है, तो उसमें कोई भी इनसॉल्युबल पोर्शन है ही नहीं। इनसॉल्युबल जो सॉल्युबल नहीं होता वही पीटी के फॉर्म में कहलाया जाता है, इसलिए हमें फिर से वापस एक क्लियर लाइम वाटर मिल गया।
तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब भी एक मेटल रिएक्ट करता है, एसिड रिएक्ट करता है एक मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की सिंपल ये एक कैरेक्टरिस्टिक है कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से रिएक्ट करती है तो वो उसको मिल्की बना देती है। क्या बना देती है? मिल्की बना देती है। फिर उसी मिल्की फॉर्म में अगर और कार्बन डाइऑक्साइड डालते हो तो वो मिल्कीनेस चली जाती है, फिर से वापस हमें क्लियर लाइम वाटर मिल जाता है। ठीक है, अब जो मैंने आपको बताया था कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, तो उसका एक्सपेरिमेंटली देख लेते हैं किस तरह से लैब में आप परफॉर्म करोगे। ठीक है, कुछ नहीं किया है, सोडियम कार्बोनेट है मेरे पास, सोडियम कार्बोनेट है। मैंने क्या किया, एक थिसिल फनल लगाया, उस थिसिल फनल के थ्रू मैंने क्या डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाला बॉइलिंग ट्यूब में। ठीक है, तो जब मैंने बॉइलिंग ट्यूब में डाला तो क्या रिलीज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। ठीक है, अब उसको मैंने क्या किया, ग्लास डिलीवरी ट्यूब से दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने कनेक्ट कर दिया ताकि जो मेरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है वो इस मेरी डिलीवरी ट्यूब से चले जाए इस टेस्ट ट्यूब में। इस टेस्ट ट्यूब में क्या है मेरा, इस टेस्ट ट्यूब में मेरा है लाइम वाटर। तो वो क्या कर देगी, इस लाइम वाटर को टर्न कर देगी मिल्की, टर्न कर देगी मिल्की। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और आती रहेगी, तो फिर क्या होगा, मिल्कीनेस मेरा क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। इसलिए पहले मैंने आपको सिंपल एक कैरेक्टरिस्टिक बताई थी क्या है कार्बन डाइऑक्साइड की। उससे पहले मैंने आपको बताया कि एसिड जब मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। अब मैंने इन दोनों को कि वो क्या प्रोडक्ट बनाते हैं और उस प्रोडक्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, दोनों को मिला के आपको एक एक्सपेरिमेंट शो कर दिया जिसको आप लैब में इजीली परफॉर्म कर सकते हो। अंडरस्टूड? कोई प्रॉब्लम है अभी तक? नहीं। कि जब एक एसिड मेटल से रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन मेटल का कोई फॉर्म जैसे मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड से प्रोडक्ट बनाती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देता है। लेकिन और कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे तो वो क्या होता है, लाइम वाटर तो जो मिल्कीनेस है वो डिसअपियर हो जाता है, हमें वापस से क्लियर लाइम वाटर मिल जाता है। अंडरस्टूड विद दिस? तो आप फिर मेरे क्वेश्चन का जवाब दो कि अगर कोई बंदा है वो प्रॉब्लम एसिडिटी से सफर कर रहा है, एसिडिटी समझते हो, एसिडिटी मीन्स बहुत ज़्यादा एसिड हो गया स्टमक में, तो उसको हमें क्या देना चाहिए। खाना खाने का उसको बहुत ज़्यादा स्टमक में एसिडिटी हो गई तो मुझे क्या दें। अब मेरे पास एसिड बहुत ज़्यादा है, अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या दूँ, मैं क्या दूंगी, एक बेस। क्यों बता रही हूँ, बिकॉज ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड की। मैं कुछ ऐसा दूंगी, कोई ऐसी बेस का प्रोडक्ट दूंगी, कोई ऐसी चीज़, एक बेस दूंगी उस बंदे को कि जब वो बेस उसकी बॉडी के अंदर जाता है ओरली और वो उसके स्टमक में जो एसिड है उससे रिएक्ट करता है तो वो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बना लेते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी एसिड की। और इस टाइम में मैं क्या उसे बेस दूंगी, मैं बेस दूंगी बेकिंग सोडा। फॉर्मूला क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब आगे देखिए आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, अब आप मुझे यहाँ बताइए यहाँ क्या प्रोडक्ट बनेगा। मैंने उसको एक मेटल की कार्बोनेट फॉर्म दी है, एक हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म दी है, एसिड से रिएक्ट हो रही है तो क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वेरी नाइस, क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। गुड। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जब एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ तो मेटल सल्फेट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अभी हमने प्रूव किया कि जब भी वो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट होगा तो प्रोडक्ट सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होगा ही होगा। लाइमस्टोन, मार्बल, चॉक की डिफरेंट फॉर्म्स हैं आपके कैल्शियम कार्बोनेट के। ठीक है, तो इनमें से किसी भी को आप एसिड से रिएक्ट करोगे तो वो आपका क्या करेगा, आपका एक सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट वही, अगर रिएक्ट करेंगे एसिड से तो एक सॉल्ट बनाएगा, सॉल्ट हो गई कैल्शियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, ये तो फिक्स ही है। ठीक है, अब कैल्शियम कार्बोनेट को इस तरीके से आप किसी और एसिड से रिएक्ट करोगे तब भी सेम बनेगा, एक सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सिंपल। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कि जब एसिड एक बेस से रिएक्ट करता है तो वो एक सॉल्ट और एक वाटर बनाता है, इसलिए एंटा एसिड जो दिया जाता है वो बेसिकली एक बेस होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या एक बेस है, ये आपका एसिड है, ये आपका एक सॉल्ट बना रहा है, ये आपका एक वाटर हो गया। सिंपल सा एग्जाम्पल है, इसी को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। डेफिनेशन वाइज देखें तो जब एसिड को हम ट्रीट करते हैं एक बेस के साथ तो वो बेस क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, उसकी एसिडिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। सिंस एसिड एंड बेस एक दूसरे के फैक्टर को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं तो इसलिए उनके बीच में जो रिएक्शन हो रहा है उसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी न्यूट्रलाइज वर्ड से इस रिएक्शन का नाम बना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आगे देखिए, ये सिंपल एक रिएक्शन है, एक केमिकल प्रोसीजर है, एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपका एक NaOH
बेसिकली ये एक न्यूट्रलाइजेशन का ही आपका एक्सपेरिमेंट है जिसको आप लैब में आप परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ भी नहीं किया है, मैंने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर या फिर कैनोनिकल फ्लास्क ले लो, उसके अंदर मैंने एक 5 ml जो है NaOH ले लिया, मतलब एक बेस ले लिया, ठीक है। उसमें 2-3 ड्रॉप मैंने फिनोप्थलीन डाल दी। अब मैं जानती हूँ कि फिनोप्थलीन इंडिकेटर बेस में क्या होता है, पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ऑलरेडी आप मेरे फर्स्ट लेक्चर में ये चीज़ पढ़ चुके हो कि फिनोप्थलीन टर्न बेस इनटू पिंक कलर, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक ब्यूरेट के थ्रू जो है मैं उसे ड्रॉप वाइज क्या कर रही हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रही हूँ। किसके अंदर, उस बेस के अंदर। वो बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब इकोनॉमिकल फ्लास्क को जैसे मैं डाल रही हूँ उसको मैं हिला रही हूँ, साथ साथ शेक करते जा रही हूँ, ठीक है। शेक करते जा रही हूँ जब तक मैं एक सर्टेन एक वॉल्यूम डल जाएगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। अभी पिंक कलर में है वो सोल्यूशन, तो पिंक कलर चला जाएगा और सोल्यूशन क्या बन जाएगा, एक कलरलेस बन जाएगा। कलरलेस क्यों बन गया, क्योंकि वो जो एसिड है और बेस दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को क्या किया, न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस टेकन था वो कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो चुका है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम ड्रॉप वाइज डाल रहे थे। दोनों फैक्टर्स न्यूट्रलाइज हो गए, मतलब सॉल्ट और वाटर बन गया, इसलिए वो कलरलेस कलर चला गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं रह गया बेस का जो कि एक जिसको हम किसी एसिड से रिएक्ट कर सकते हो। सारा का सारा जो बेस का पोर्शन है वो एसिड से रिएक्ट हो चुका है, दोनों ने एक दूसरे के फैक्टर को न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो रिएक्शन मिक्सचर का क्या बन गया, न्यूट्रल बन गया, इसलिए वो पिंक कलर से किस में कन्वर्ट हो गया, कलरलेस में। अब हम क्या करेंगे, अब हम उस कलरलेस सोल्यूशन में क्या करेंगे, बेस डालेंगे। जैसे ही हम बेस डालेंगे तो वो न्यूट्रल बन गया। अब जैसे ही हमने बेस डाला तो क्या होगा, मिक्सचर फिर से पिंक कलर में आ जाएगा, बिकॉज फिनोप्थलीन अब किससे रिएक्ट कर रहा है, एक बेस से। समझ लो, जब वो कलरलेस बन गया तो ना उसमें एसिड है ना उसमें बेस है, वो एक न्यूट्रल सोल्यूशन बन गया। अब उसके अंदर हम बेस डालेंगे तो सिर्फ उसकी क्वांटिटी बेस की काउंट होगी। फिर फिनोप्थलीन है उसके अंदर तो वो ऑब्वियसली फिनोप्थलीन बेस को पिंक में कलर कन्वर्ट करता है, इसलिए कौन सा कलर आ जाएगा, वापस हमारे पास पिंक कलर आ जाएगा। सिंपल, दिस वाज जस्ट एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। क्यों, बिकॉज जब हमने वापस दोबारा से NaOH डाला तो रिएक्शन मिक्सचर क्या बन गया, बेसिक बन गया, और फिनोप्थलीन बेस को किसमें कन्वर्ट कर देता है, पिंक इन कलर में। अब आगे देखिए कि एसिड जब मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करता है तब वो सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो ये बेसिकली सेम रिएक्शन हो गया एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तब भी सॉल्ट और वाटर बनाता है, और जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रहता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। आपको बेसिकली ये याद रखना है कि जब मेरा एसिड एक मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तब वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहा है, ठीक है, सिंपल। और जब मेरा एक एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो CO2 गैस को इवॉल्व कर रहा है, ठीक है। थर्ड क्या है कि जब मेरा एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट हो रहा है तो वो सॉल्ट और वाटर बना रहा है, और एसिड और बेस जब रिएक्ट होते हैं तब भी सॉल्ट और वाटर बनते हैं, दोनों सेम ही रिएक्शंस हैं। मेटल ऑक्साइड हमने ले लिया कॉपर ऑक्साइड, रिएक्ट किया एसिड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर, तो कॉपर क्लोराइड, और क्या बन गया मेरा, वाटर। सिंपल छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है आपके न्यूट्रलाइजेशन के ऊपर ही बेस पे, किस तरह से आपका एंटा एसिड इन डाइजेशन में हेल्प करता है। अब देखो, एंटा एसिड जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं वो बेसिकली एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अभी हमने पढ़ा कि मेटल ऑक्साइड के साथ वो रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो इसी कारण जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक एसिड रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेसिक इन नेचर है, तो जब वो एक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एसिड एंड बेस जो है वो क्या करेंगे, सॉल्ट बनाएंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। न्यूट्रलाइज कर दिया तो एसिडिटी खत्म हो गई, उसमें सॉल्ट और क्या बना दिया, वाटर बना दिया। क्या बना दिया, सॉल्ट एंड वाटर। लास्ट प्रॉपर्टी है कि एसिड बहुत ज्यादा कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव कैसे, जैसे कि हमने एक सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया कंसंट्रेट में, मैंने आपको जब टाइप्स ऑफ एसिड बताया था तो मैंने बताया था कंसंट्रेट एसिड जो होते हैं बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, इसलिए उसके अंदर पानी डाल के उसको डाइल्यूट बनाया जाता है और वो लैब में डाइल्यूट एसिड इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेट एसिड क्या करते हैं, एक बार अगर हमारे स्किन पे गिर गए या कपड़ों पे गिर गए या किसी लकड़ी पे गिर गए, किसी चीज़ पे भी गिर गए, वो उसको बर्न कर देगा, चाहे वो हमारे कपड़े हों, हमारे क्लोथ्स पे होल कर सकता है, लकड़ी को बर्न कर सकता है, कुछ भी, ब्लैक स्पॉट्स कर सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर सकता है एसिड। तो बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए जब आप एसिड को यूज कर रहे हो। बेसिकली ये तीन जो आपके एसिड होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक, ये जो तीनों के तीनों जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ लैब में परफॉर्म करते समय एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, लैब कोट, हेलमेट, ग्लव्स, ये प्लीज़ रखिएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब मेटल, जब आपने देखा होगा कि आपके जो एसिड्स होते हैं कभी भी मेटल कंटेनर्स में स्टोर नहीं होते,
वो ग्लास के कंटेनर्स में स्टोर होते हैं। लैब में देखा है आपने? कभी आपने मैम से नहीं पूछा कि मैम ग्लास में ही क्यों स्टोर होते हैं? ग्लास में तो हार्मफुल भी है, ग्लास ब्रेक हो जाए, उसमें से फ्यूम्स निकल जाए, हमारे हाथ पे गिर जाए, कुछ भी हो सकता है। किसी और कंटेनर में होंगे तो कम से कम डर तो नहीं रहेगा ना छूटने का। ठीक है, छूट भी गया तो टूटेगा नहीं वो बर्तन। ठीक है ना? तो मेटल में इसलिए नहीं होते क्योंकि वो एसिड जो होते हैं मेटल से रिएक्ट होकर उसे क्रोड कर देते हैं, मेटल कंटेनर को पूरा हाथ से खा जाते हैं, तो वो कोरोसिव नेचर होते हैं। और ग्लास में रखते हैं या फिर सेरेमिक्स में, क्योंकि वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो उनको करोड नहीं कर पाता। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स के बारे में तो हम जानते ही जानते हैं, जो मिनरल एसिड होते हैं जो लैब में बनते हैं। ठीक है, ऑलरेडी लेक्चर 2 में आप पढ़ चुके हो। उनके साथ साथ आपके जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ना, जिसे हम एल्कलीज कहते हैं, बेस सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, वो भी काफ़ी कोरोसिव होते हैं और हमारे स्किन पे अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बेसिकली प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो सॉर टेस्ट है नंबर 1, नंबर 2 ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है, नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, नंबर 4 मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है, नंबर 5 मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके CO2 गैस देता है, वो CO2 लाइम वाटर को मिल्की में टर्न करती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 6th पॉइंट आया कि वो आपके बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाती है, जिसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट आया कि मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होके भी वो बेस सॉल्ट और वाटर बनाती है, बिकॉज मेटल ऑक्साइड एक बेस होते हैं। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि वो कोरोसिव इन नेचर होते हैं, खासकर आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस और कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड। सो विद दिस आपके प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड गेट्स ओवर। थोड़ा सा भी लेक्चर यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर का बटन दबाना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। चैनल का नाम है आशाएं कुछ पाने की। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।